गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, व्हाट इज कंप्यूटर, डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर और यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और इसी में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, मीन सीपीयू, प्रोसेसर, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हाउ टू वर्क इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। अभी हमारे पास एक टॉपिक दिया गया आगे का मेमोरी यूनिट, जो कि आपका सीपीयू का ही एक प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है। मेमोरी यूनिट इज द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर। प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर मीन्स मेमोरी यूनिट स्टोर्स बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हो तो वो भी आपका मेमोरी यूनिट में ही स्टोर होगा। इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का भी काम मेमोरी यूनिट में ही होता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था इनपुट मीन्स इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। मीन्स इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर में देते हैं वो इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी यूनिट के अंदर ही स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट आता है। तो वो जो बीच का पार्ट था यूनिट, स्टोरेज यूनिट, हम लोग उसी को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। अगर ये नहीं होगा तो ना आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर हो पाएगा और ना उसके बेसिस पे वर्क स्टोर हो पाएगा, वर्क कंप्लीट हो पाएगा या फिर प्रोसेस हो पाएगा। तो ये हमारे एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक पार्ट दिया गया था मेमोरी यूनिट। अभी हम लोग मेमोरी यूनिट के आगे डिटेल पढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी वैसे मेमोरी होते हैं जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, यह सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट में ही इनबिल्ट होता है, मदरबोर्ड के साथ ही इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी में आपको दो पार्ट दिया गया है, रैम एंड रोम। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक मेमोरी में, मेन मेमोरी में, इस दोनों को बोला जाता है। इंटरनल मेमोरी के सेक्शन में ही रैम एंड रोम। रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि आप लोग पहले पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट होल्ड्स डाटा टेम्पररीली। यह आपके इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी स्टोर करता है, और जब इंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, तो आपको उसको परमानेंट स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रैम के बारे में, जो कि आपका डाटा स्टोर करेगा टेम्पररली जब तक सिस्टम आपका ऑन है। जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन होगा तभी तक ये डाटा स्टोर कर पाती है। उसके बाद ये डाटा को रिलीज कर देती है, ब्लैंक हो जाता है, रैम बिल्कुल खाली हो जाएगा। ठीक है, रैम में ही कुछ जनरेशन्स आए हैं, जैसे डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का फीचर है कि यह भी डाटा टेम्परेरी स्टोर करता है। जैसे सिस्टम ऑफ होगा डाटा रिलीज हो जाएगा, रैम ब्लैंक हो जाएगा, और इसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो होता है। स्लो इस केस में होता है कि इसको एक टाइम ड्यूरेशन पे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। यह अपने आप को रिफ्रेश करती है टाइम टू टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रिफ्रेश करने में टाइम लगता है, जिसमें आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है। सेकेंड आता है आपके पास एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह इसका फास्ट एंड एक्सपेंसिव। यह सिस्टम, यह रैम आपका डी रैम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फास्ट और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें आपको पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। यह ऑटोमेटिक से रिफ्रेश होता जाएगा। जब भी आप सिस्टम ऑन करोगे यह रिफ्रेश होगा, प्रोसेसिंग होगा, अपने डाटा को ब्लैंक कर लेगा, नेक्स्ट डाटा अपने आप इसमें स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एच डी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपका ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे कि आपका फाइल साइज बड़ा होगा तो इस दोनों में वो प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन का स्पीड होता है, डाटा स्टोर करने का स्पीड होता है। अगर सिस्टम आपका बीच में ऑफ हो जाता है तो यह भी आपका डाटा रिलीज कर देगा, परमानेंट स्टोरेज नहीं करेगा। डीडीआर का आता है डबल डाटा रेट मेमोरी। डीडीआर रैम जो है, बेसिकली अभी जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं सब में डीडीआर रैम होता है, DDR1, DDR2, DDR3। अभी जो आपके पास DDR4 लेटेस्ट आ गया है, वो आपका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के लिए अभी फास्टेस्ट और लार्जेस्ट। इसका साइज कैपेसिटी 2GB, 4GB, 8GB तक का भी आ गया है। डाटा स्पीड हो सकता है प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग i3, i5, i7, जो भी प्रोसेसर आप लोग जान रहे हैं वो सारे
कंप्यूटर्स में सारे प्रोसेसर्स के साथ DDR रैम को हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये था आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रॉम। सेकेंड है आपका पहला था इंटरनल मेमोरी का रैम या फिर मेन मेमोरी का। सेकेंड है इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी का पार्ट है आपका रॉम। रॉम का जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हो रीड ओनली मेमोरी। रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और इसके भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग रीड ओनली मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जान लें। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? यह डाटा को परमानेंट स्टोर करता है और यह इसका स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग टाइम में ही स्टोर कर दिया जाता है। इसके अंदर जो डेटा सेव किए जाते हैं वह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही सेव कर देती है। आप इसकी डाटा को रीड कर सकते हो, दोबारा रीनेम या एडिट नहीं किया जा सकता। बेसिक फीचर इसका ये है, लेकिन इसके भी कुछ जनरेशन्स आगे हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि रीड ओनली मेमोरी डाटा होल्ड्स परमानेंटली और डाटा स्टोर्ड बाय मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। जब कंप्यूटर में रॉम बनाया जाता है तो उसका डाटा पहले से ही फीड कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग बूटिंग प्रोसेस सिस्टम, जब कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बूटिंग। बूटिंग के टाइम में आप लोग देखते हो जब से आप CPU ऑन करोगे, CPU ऑन करने से लेकर के विंडोज डेस्कटॉप आने तक का बीच का जो प्रोसेस है वो इंस्ट्रक्शन भी तो कंप्यूटर को कहीं से आ रहा होगा कि स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करते जा रहे हैं। पहले ये प्रोसेस आया, फिर इसके बाद लोडिंग आया, फिर अपलोडिंग आया, डाटा कुछ वर्क होता है, चेकिंग हार्डवेयर डिवाइसेज वगैरह वगैरह। तो वो सारा इंस्ट्रक्शन उसको रॉम के केस से रॉम में जो इंस्ट्रक्शन सेव किया गया वहाँ से उसको 1 by 1 स्टेप्स दिया जाता है। अगर आपका विंडोज अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है, हार्डवेयर इशू में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो रॉम आपका डाटा सेंड करना बंद कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर नहीं स्टार्ट होता है। ठीक है, तो रॉम का यूज मेनली क्या होता है? सिस्टम स्टार्ट करने के लिए उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। रॉम के भी कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं, जैसे कि PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम लोग OTP रॉम भी बोला जाता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल रॉम। मतलब आपका जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, रॉम के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम कर दिया गया, वह वन टाइम प्रोग्रामेबल है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड रॉम है आपके पास EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? इसके जो कंटेंट्स है उसको कुछ एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू अल्ट्रा वायलेट रे से इस रॉम की डाटा को, सपोज आपका ये रॉम है तो रॉम की डाटा का कुछ सेक्शन को हम लोग इससे रिमूव कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे से उस एरिया को पूरे रॉम को हम लोग ब्लैंक किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है और फिर उसके ऊपर अपलोड किया जा सकता है नया डेटा। वो फीचर है आपका क्या? EPROM। ठीक है, इरेज करके उसको अपलोड किया जा सकता है दूसरा। थर्ड है आपके पास EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल इसका मतलब क्या होता है? सपोज करिए आपका रॉम है तो रॉम का जो डेटा है वो इसमें इरेज भी किया जा सकता है, अपलोड भी किया जा सकता है। लेकिन EPROM और EEPROM में बेसिक डिफरेंस ये है कि EPROM जब भी इरेज होगा तो ब्लैंक होगा, पूरा डिस्क को ब्लैंक करना होता है। पूरा डिस्क को ब्लैंक करके आपको फिर से नया डाला जा सकता है। लेकिन EEPROM का फीचर क्या है कि आपको जिस सेक्टर को डिलीट करना है, सपोज करें कि आपको लास्ट का जो सेक्टर है बस इसी एरिया को डिलीट करना है, बीच का एरिया को डिलीट नहीं करना है, तो यह क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। ठीक है, यह आपको जिस सेक्टर को डिलीट करना है बस उसी सेक्टर को आप डिलीट करने का फीचर इसके साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? यह भी आपका इंटरनल मेमोरी होता है और यह भी रॉम होता है। जैसे कि आप लोग सिस्टम में देखते हो कि आपके जैसे कि यह आपके मेमोरी कार्ड, फोन मेमोरी, MP3 प्लेयर वगैरह में इसको यूज किया जाता है, जिसमें आपका डाटा स्टोर कर दिया जाता है, आप उसको यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मास्क्ड रॉम। यह डाटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के वक्त जैसे जैसे डाटा प्रोसेस होता जाता है उसी टाइम पे उसके ऊपर में डाटा फीड भी करते जाते हैं। जैसे जैसे रैम का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि कुछ 10% 20% जैसे जैसे आपका रॉम बनता है, उसी तरह सेम टाइम आपका सिस्टम में डाटा भी उसमें अपलोड किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन भी लोड कर दिया जाता है।
तो ये फीचर था आपका रोम का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैच मेमोरी। कैच मेमोरी आपका एक रोम होता है, यह भी आपका परमानेंट स्टोरेज होता है, लेकिन यह क्या होता है, फिजिकली इसको हम लोग किसी दूसरे ड्राइव से, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होगा, डाटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद उसको परमानेंट कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो स्टोर करने के लिए हम लोग परमानेंट स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको आगे बताया जाएगा हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं डाटा स्टोर कराने के लिए। उसमें क्या होगा, कैश मेमोरी को कैश मेमोरी भी प्रोनाउंस करते हैं कैश। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपीटेटिवली रिक्वायर्ड आपका डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है। जब आप डाटा स्टोर करते हो, सपोज करिए आपके पास स्पेस है 100 कैपेसिटी का, लेकिन आप डाटा प्रोसेस कर लिए हो 125 का, तो यहाँ पे 25 जो डेटा होगा वह भी तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के लिए उस टाइम में एट ए टाइम यह जो प्रोसेसिंग होगा, रैम का जो होगा प्रोसेसिंग 25 किसी और एक्सटर्नल मेमोरी से यूज़ करेगा। तो वो जो पर्टिकुलर उतनी देर के लिए यूज़ किया गया डाटा 25%, वो आपका कैश मेमोरी होता है। उस मेमोरी को हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। डाटा प्रोसेस होने के बाद वो कैश मेमोरी ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है, अब उसको ब्लैंक में इरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग परमानेंट स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी की डाटा परमानेंट स्टोर होता है और इसको हम लोग हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी रोम, सीडी रोम, ये सारे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपका डाटा परमानेंट स्टोर होता है। मीन्स हार्ड डिस्क जो एक बोला जाता है वो सिस्टम के अंदर ही लगा होता है, कंप्यूटर के अंदर से ही उसको सिस्टम के इनबिल्ट अंदर ही डाल दिया जाता है, क्योंकि आपका रैम जो होगा वो परमानेंट स्टोर करेगा नहीं, और रोम इनबिल्ट डाटा स्टोर किया गया होता है। आप उसके डाटा को यूज कर सकते हो, इसको इरेज एडिट नहीं किया जा सकता है। तो आपके कंप्यूटर में जो फाइल इंफॉर्मेशन सेव होगा वो एक्चुअली होगा कहाँ पे, न रैम में स्टोर होगा न रोम में स्टोर हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटर्नल डिवाइस आता है, एक्सटर्नल स्टोरेज जिसको बोला जाता है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज भी हम लोग बोलते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर ही लगा होता है और उसका स्पेस, उसका स्टोरेज काफ़ी हाई होता है, जिसमें आप लोगों का सारा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, आपका फाइल्स, इंफॉर्मेशन जो भी कंप्यूटर में स्टोर करते हो वो सारा का सारा हार्ड डिस्क में ही होता है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। सेकेंड स्टेप से आपके पास यूनिट्स ऑफ मेमोरी। स्टोरेज को काउंट करने के लिए हम लोग इसको स्पेस में बांटा जाता है। जैसे कि आपके पास आप लोग नाम सुने होंगे GB, 1 KB, MB, GB, ये सब जो दिया जाता है, एक्चुअली है क्या, डाटा स्टोर करने का बेसिक डेटा स्पेस, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है निबल। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है डाटा स्टोरेज का, निबल। निबल में क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज 1 निबल। सेकेंड स्टोरेज यूनिट है आपके पास बाइट। बाइट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया स्टोरेज आपका निबल, सेकेंड हो गया आपके पास बाइट, मीन्स 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। हम लोग यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट है किलोबाइट, जिसको हम लोग केबी भी बोलते हैं। 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB, KB फॉर किलोबाइट। नेक्स्ट आपके पास MB के बाद जो जनरेशन आया उसको बोला जाता है गीगाबाइट। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जनरेशन में डाटा
को स्टोर करने के लिए आपको बनाया गया 1 TB। 1 TB इक्वल टू 1024 GB। 1 TB फॉर टेराबाइट। नेक्स्ट आपके पास जो अभी आपका मैक्सिमम लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट हमारे पास TB तक अवेलेबल है। अभी इसके आगे का जनरेशन हम लोगों के पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग देखेंगे 1 TB फॉर पेटाबाइट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका 1024 TB। ठीक है, ये आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी हुआ। आप लोग इसको याद करोगे और देखोगे यहाँ पे जो 1024 है, 1024 दिया गया है। 1024 को बोलते हैं हम लोग 2 to the power 10। 1024 का मतलब क्या हुआ? 10 to the power 2 to the power 10। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ALU। CPU का कुछ मेमोरी यूनिट के बाद CPU का पार्ट दे दिया गया आपको यहाँ पे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि नेम से पता है आपको, और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बात किया था ALU के बारे में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेट्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो 4 ऑपरेटर्स दिए गए हैं ये आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में दिया जाता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा। तो ये सब सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सारे कैलकुलेशंस जो होते हैं वो आपका ALU सेक्शन में कैलकुलेट किया जाता है कंप्यूटर में, CPU प्रोसेसिंग यूनिट में। नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द वर्क ऑफ CPU, मीन्स ऑल द वर्क ऑफ ALU। कंट्रोल यूनिट ही एक ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको ALU क्या काम करेगा और उसको कौन से पार्ट को किस काम को अलॉट करवाना है वो CPU का काम है। CPU चेक्स ऑल द हार्डवेयर, इंस्ट्रक्शन, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, एवरीथिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इतने पे कंप्लीट करते हैं। आज के क्लास में यूनिट्स बताया गया आपको, मेमोरी यूनिट्स बताया गया, ALU बताया गया और CPU बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ और क्लासिफिकेशंस वगैरह दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।